Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello and welcome to lecture 21 on optimization. The course code is MTH374 and it's for Masters of Mathematics students from ComSat's Institute of Information Technology Virtual Campus. Right, so it's our lecture 21 and as usual a brief recap of what we have done in the last lecture. ओके लास्ट लेक्चर में हमने क्या बात की थी? लास्ट लेक्चर में हमने थोड़ी सी लीनियर प्रोग्रामिंग की बात की थी. लीनियर प्रोग्रामिंग जल्दी से थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ. लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होती है? लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स हम उन प्रॉब्लम्स को कहते हैं जिसमें आपके पास कॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन हो रही हो, लेकिन कॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन थोड़ी सी स्पेशल है कि आपका जो फंक्शन है जिसको आप मैक्सिमाइज कर रहे हैं या मिनिमाइज कर रहे हैं वो भी एक लीनियर फंक्शन होना चाहिए और इसके साथ अटैच सारी की सारी कॉन्स्ट्रेंट्स भी लीनियर होनी चाहिए. तो फंक्शन खुद लीनियर होना चाहिए और उसकी सारी की सारी कॉन्स्ट्रेंट्स जो हैं वो लीनियर होनी चाहिए. ठीक है, लीनियर से आपको पता है क्या मतलब? लीनियर इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो सकती है या 0 हो सकती है. ठीक है, तो ये लीनियर अलजेब्रा की इक्वेशंस हैं. तो इन कॉन्स्ट्रेंट्स जो हैं वो इक्वालिटी की भी हो सकती हैं, लेस देन इक्वल टू की भी हो सकती हैं और ग्रेटर देन इक्वल टू की भी कॉन्स्ट्रेंट्स हो सकती हैं. तो हमारे पास एक जनरल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होता है, मिनिमाइज या मैक्सिमाइज का होता है. ठीक, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज. क्या मिनिमाइज या मैक्सिमाइज हमने करना होता है? हम कहते हैं एक फंक्शन को हम इन जनरल लिख देते हैं सी ट्रांसपोज टाइम्स एक्स. ठीक है, सी ट्रांसपोज एक्स. ये आप मिनिमाइज या मैक्सिमाइज कर दे, आपको पता है इसका क्या मतलब है ना? C1 कॉन्स्टेंट्स है, x वेरिएबल्स हैं, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो C1x1 प्लस C2x2 प्लस अप टू सो ऑन Cnxn आ जाएगी. ये लीनियर आपके पास इक्वेशन आ जाएगी, जनरल लीनियर इक्वेशन है. और इसको मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना होता है सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स होती हैं. तो उन कॉन्स्टेंट्स के लिए हम उनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं ना. तो उनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं तो हमारे पास आ जाता है ax इज इक्वल टू लेट्स से b1, a1 कर दें, a2x इज लेस देन इक्वल टू b2 और फिर हम करते हैं a3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू b3. तो इस तरह की कॉन्स्टेंट्स हो सकती हैं इसके ऊपर. ठीक है, फिर हमने कहा कि ये तो एक जनरल लीनियर प्रोग्रामिंग का प्रॉब्लम है ना. तो हम ये जो इनइक्वालिटी कॉन्स्टेंट्स थी आपको याद होगा लैग्रांज मल्टीप्लायर में भी हम इनको इक्वालिटी कॉन्स्टेंट में चेंज करते थे. तो हम इसमें लेस देन इक्वल टू की कॉन्स्टेंट में कुछ एक वेरिएबल ऐड करेंगे, एक एंट्री ऐड करेंगे तो ये लेस देन इक्वल टू की कॉन्स्टेंट जो है वो इक्वल टू की कॉन्स्टेंट बन जाएगी ना. और इसी तरह ग्रेटर देन इक्वल टू की कॉन्स्टेंट है तो इसमें से कोई आप माइनस कर दें कोई क्वांटिटी तो आपके पास ये इनइक्वालिटी इक्वालिटी में चेंज हो जाएगी. ठीक है, तो अब वो अननोन वेरिएबल्स हम इसमें ऐड कर देते हैं. वो डमी वेरिएबल्स होते हैं, उनको हम स्लैक वेरिएबल्स या सरप्लस वेरिएबल्स कहते हैं, स्लैक एंड सरप्लस. ठीक है, तो स्लैक जब हम उनको ऐड कर लें, सरप्लस जो है वो माइनस कर रहे हैं, तो ये स्लैक और सरप्लस वेरिएबल्स इनको कहते हैं, डमी वेरिएबल्स कहते हैं. तो ये वेरिएबल्स हम इसमें इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो हमारे पास जो जितनी भी इनइक्वालिटी की कॉन्स्टेंट्स हैं वो सब की सब इक्वालिटी की कॉन्स्टेंट्स बन जाती हैं. तो फिर हमारे पास जो लीनियर प्रोग्रामिंग का प्रॉब्लम होता है वो मिनिमाइज या मैक्सिमाइज सी ट्रांसपोज एक्स सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स हमारे पास क्या आ जाती हैं? ax इज इक्वल टू b. ये हमारे पास कॉन्स्टेंट्स आ जाती हैं जनरल, सारा का सारा एक ही मैट्रिक्स की फॉर्म में आ जाता है. लेकिन ये x जो है इसमें अब वेरिएबल ज़ाहिर ज़्यादा हो जाएंगे ना, और ये मतलब सी ट्रांसपोज एक्स इसमें इस सब में वेरिएबल्स इंक्रीज हो जाएंगे. ठीक है, तो अब आपके पास जो वेरिएबल्स आपने इंट्रोड्यूस किए हैं इसमें स्लैक और सरप्लस वेरिएबल वो भी इसमें इंक्लूडेड है एक्स के अंदर. ठीक है, तो अब ये बेसिकली हमारे पास वे है कि हर लीनियर प्रोग्रामिंग के प्रॉब्लम को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं. उसके अंदर आपके पास एक फंक्शन होता है, लीनियर फंक्शन, जिसको आपने मैक्सिमाइज करना होता है या मिनिमाइज करना होता है और उसके साथ कॉन्स्टेंट्स होती हैं जिन सबको हम इक्वालिटी कॉन्स्टेंट में चेंज कर लेते हैं. तो ये इन जनरल लीनियर प्रोग्रामिंग का प्रॉब्लम होता है. अब इसका सोल्यूशन का क्या मतलब है? इसका सोल्यूशन ये है कि फिजिबल सोल्यूशन हम इसको कहते हैं. फिजिबल सोल्यूशन वो एक्स है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, उसको हम फिजिबल सोल्यूशन कहते हैं. ठीक है, ऐसा एक्स की वैल्यूज आपको पता है ना, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सोल्यूशन क्या होता है? तो एक्स की वो वैल्यूज जो इस सिस्टम को सेटिस्फाई करती हैं बेसिकली, तो वो इसका सोल्यूशन है. तो अब x आप ले लें, जो भी इसको सेटिस्फाई करता है वो इसका फिजिबल सोल्यूशन है. ठीक है, तो अब फिजिबल सोल्यूशन है जो सब के सब कॉन्स्टेंट्स को सेटिस्फाई करता है बेसिकली. ठीक है, यही होगा ना. अब
फिजिबल सोल्यूशन तो हमने फाइंड कर लिया, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन था होगा, इसको हम यूजुअली सॉल्व कर लेते हैं, इतना इशू नहीं है। अब इसके साथ हमने सिर्फ फिजिबल सोल्यूशन नहीं फाइंड करना, फिजिबल सोल्यूशन वो फाइंड करना है हमने जो आपके फंक्शन को मैक्सिमाइज करे या मिनिमाइज करे, तो ऑप्टिमाइज भी करे ना फंक्शन को, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर कि ये सी ट्रांसपोज एक्स जो आपका फंक्शन है इसको मैक्सिमाइज भी करे या मिनिमाइज भी करे। तो ऐसा फिजिबल सोल्यूशन जो फंक्शन को मैक्सिमाइज कर रहा होता है तो उसको मैक्सिमम फिजिबल सोल्यूशन कहते हैं, जो मिनिमाइज कर रहा होता है उसको मिनिमम फिजिबल सोल्यूशन कहते हैं, और इन जनरल हम इसको कहते हैं ये ऑप्टिमाइज फिजिबल सोल्यूशन है। तो हर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में करना क्या होता है, हमने ऑप्टिमाइज फिजिबल सोल्यूशन फाइंड करना होता है। फिजिबल सोल्यूशन हम फाइंड कर लेते हैं, इतना मुश्किल नहीं होता है, क्योंकि वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमने सॉल्व करना होता है, उससे हमारे पास फिजिबल सोल्यूशन आ जाता है। तो हमने ऑप्टिमल फिजिबल सोल्यूशन फाइंड करना है, सिर्फ फिजिबल सोल्यूशन हमारे पास इनफ नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास ये बेसिकली हम इसकी बात करते हैं, इसलिए हमें कुछ नए मेथड्स की ज़रूरत पड़ती है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसका वो सोल्यूशन जो आपके फंक्शन को मैक्सिमाइज करे या मिनिमाइज करे, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जो आपका ऑब्जेक्टिव है। तो एक ही ऑब्जेक्टिव होगा ना, या तो आप मैक्सिमाइज कर रहे होंगे या मिनिमाइज कर रहे हैं, दोनों में से जो भी ऑब्जेक्टिव है, अगर आपका सोल्यूशन वो ऑब्जेक्टिव आपका उससे अचीव हो जाता है तो वो आपका रिक्वायर्ड फिजिबल सोल्यूशन है ना। तो अब इसमें हमने नेक्स्ट बात की थी कॉन्वेक्स सेट की बात की थी, आसान है बहुत नोटेशन कॉन्वेक्स सेट की। कॉन्वेक्स सेट जो है वो क्या होता है, आप यूँ समझें कि कॉन्वेक्स सेट एक ऐसा सेट है जिसमें आप कोई से दो पॉइंट्स लें x1 और x2, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो स्ट्रेट लाइन है, एक ही स्ट्रेट लाइन होगी ना जो इन दोनों को ज्वाइन करेगी, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो स्ट्रेट लाइन है उसका हर पॉइंट इसी सेट के अंदर कंटेन होना चाहिए। तो तब हम इस सेट को कहेंगे ये कॉन्वेक्स सेट है, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई से दो पॉइंट्स हैं इस सेट के अंदर, और इस सेट के अंदर कोई से दो पॉइंट्स हैं, उसके उन दोनों को आप स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करें तो वो पूरी की पूरी स्ट्रेट लाइन इसी सेट के अंदर ज्वाइन करें और इसी सेट के अंदर कंटेन होनी चाहिए, तब हम इस सेट को कहेंगे ये कॉन्वेक्स सेट है, ठीक है। और इसी तरह फिर इसको मैथमेटिकली आपने लिखा था, तो आप कहते थे कि अगर x1 और x2 दो पॉइंट्स हैं तो बीटा टाइम्स x1 प्लस 1 माइनस बीटा टाइम्स x2, और बीटा 0 और 1 के दरमियान है। तो ये सारे कम्बिनेशन है ना, x1 और x2 के लीनियर कम्बिनेशन है बेसिकली, लेकिन इसमें बीटा और 1 माइनस बीटा दोनों 0 और 1 के दरमियान है। तो ऐसे कम्बिनेशंस को हम कहते हैं ये कौन से कम्बिनेशन है, ये वाले कम्बिनेशन कॉन्वेक्स कम्बिनेशन, इनको हमने कहा था ये कॉन्वेक्स कम्बिनेशन है। तो x1 और x2 के सारे कॉन्वेक्स कम्बिनेशन भी इसी सेट के अंदर लाए करने चाहिए। अगर x1 और x2 इसी में है तो ये सेट कॉन्वेक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है, सर्कल एग्जांपल है कॉन्वेक्स सेट की। लेकिन अगर आपने नॉन कॉन्वेक्स सेट की एग्जांपल मैंने आपको दिखाई थी, इस तरह का सेट आप बना लें, कोई सा क्लोज सेट है, इसमें बाउंड्री भी है, एक पॉइंट आप यहाँ ले लें x1, दूसरा पॉइंट यहाँ ले लें x2, इन दोनों को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करेंगे तो स्ट्रेट लाइन ऐसे आएगी। अब इस स्ट्रेट लाइन के ये वाले सारे पॉइंट्स जो हैं ये इसके दरमियान जो आ रहे हैं वो सब के सब इस रीजन में लाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली ये कॉन्वेक्स सेट नहीं है, ठीक है। और बहुत सारी एग्जांपल्स थी कॉन्वेक्स सेट्स की हमने बात की थी, ठीक है। तो कॉन्वेक्स सेट इस तरह का रीजन भी हो सकता है, मे बी इस तरह का रीजन आप बना। अब इसमें कोई से दो पॉइंट्स ले लें, इनको ज्वाइन करें आपस में, तो इन दोनों को ज्वाइन कर लें, किसी दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर लें तो पूरी की पूरी लाइन जो है इसी सेट के अंदर लाई करेगी, ठीक है। अब बेसिकली हर जो पॉइंट है कॉन्वेक्स सेट का वो दो पॉइंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में, कोई से दो और पॉइंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, ठीक है। कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, ठीक है। जब भी मैं लीनियर कॉम्बिनेशन कहूँगा यहाँ पे इसका बेसिकली मतलब ये होगा कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशंस की बात हो रही, मतलब जो स्केलर्स हैं जो कॉम्बिनेशन में अपीयर हो रहे हैं वो 0 और 1 के दरमियान होने चाहिए। ओके, तो अब ये हमारे पास बेसिकली बात है कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन की, कॉन्वेक्स सेट की, ठीक है। फिर हमने ये कहा था कि अगर कोई ऐसा पॉइंट है इस रीजन के अंदर जो दो पॉइंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिखा जा सकता, तो वो पॉइंट जो है वो इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा, ठीक है। वो इसका क्या होगा, उसको हम गालिबन हमने एक्सट्रीम पॉइंट कहा था, तो वो इसके बाउंड्री के पॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक है।
तो इसके इंटीरियर पॉइंट जितने भी हैं वो सब के सब इसके दो एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जा सकते हैं, ठीक है। ओके, फिर हमने ग्राफिकल मेथड थोड़ा सा स्टार्ट किया था, मैंने आपको इतनी डिटेल में इसका नहीं बताया था, लेकिन पॉइंट सिर्फ ये है कि ग्राफिकल मेथड आपने ऑप्टिमल फिजिबल सोल्यूशन आपने फाइंड करना ना। तो ऑप्टिमल फिजिबल सोल्यूशन फाइंड करने के हमारे पास डिफरेंट वेज हैं। जो मेन वे है वो हमने अभी बात नहीं की उसकी, लेकिन एक हम बात करना चाह रहे हैं ग्राफिकल मेथड की। लास्ट टाइम जो मैंने एग्जांपल दी थी उसमें मैंने ऑप्टिमल फिजिबल सोल्यूशन एज सच आपको फाइंड करके नहीं दिखाया था, लेकिन आज हम एक दो एग्जांपल्स करते हैं जिसमें हम ऑप्टिमल फिजिकल सोल्यूशन फाइंड करते हैं ग्राफिकल मेथड से। तो बेसिकली बात इसमें सिर्फ ये है कि आपने रीजन भी प्लॉट कर लिया और आपको अपने फंक्शन का जो लीनियर फंक्शन होगा जिसको आप मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना चाह रहे होंगे उसका ग्राफ भी पता होगा। तो इन दोनों को ग्राफ को यूज़ करके आप क्या करें, आप ऑप्टिमल फिजिबल सोल्यूशन फाइंड करें, ठीक है। ये इसमें मेन बात है, ठीक है। तो इसको आगे लेके हम चलते हैं। तो ग्राफिकल मेथड की आज हमने बात करनी है और मे बी हम सिंप्लेक्स मेथड की भी बात करें, ठीक है। ग्राफिकल मेथड की एक वेरिएशन है जिसको कॉर्नर पॉइंट मेथड भी कहते हैं हम, वो भी बहुत सिंपल मेथड है, उसकी भी हम बात कर लेंगे। तो ग्राफिकल मेथड से ही वो इम्प्लाई होता है बेसिकली। तो ग्राफिकल मेथड और सिंप्लेक्स मेथड की अगर हमारे पास टाइम हुआ तो हम बात करेंगे सिंप्लेक्स मेथड की। तो ग्राफिकल मेथड से मैं स्टार्ट करता हूँ, देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो आपके पास वही एक लीनियर प्रोग्रामिंग का प्रॉब्लम होगा, उसमें एक लीनियर फंक्शन होगा और उसके साथ लीनियर कॉन्स्ट्रेंट्स होंगी, उसको हमने ऑप्टिमाइज करना होगा, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज जो भी करना होगा उन कॉन्स्ट्रेंट्स के रिस्पेक्ट से करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास एक कंपनी है जो इनएक्सपेंसिव टेबल्स और चेयर्स बेसिकली बनाते हैं, ठीक है। टेबल्स और चेयर्स बनाते हैं तो वो X1 लेट्स से आप टेबल्स के लिए कह लें, X2 चेयर्स के लिए कह लें, जितने वो प्रोड्यूस करते हैं। तो उनका जो प्रॉफिट है, अब यूँ समझें कि एक जो टेबल है उसके ऊपर $100 प्रॉफिट आता है और एक जो चेयर है उसके ऊपर $5 प्रॉफिट आता है, ठीक है। तो अब कॉन्स्टेंट ये है कि 4 times X1 + 3 times X2 शुड बी लेस देन इक्वल टू 24, ठीक है। अब ये कॉन्स्टेंट फिजिकल है, ये कहाँ से आती है, कहाँ आएगी, ये डिपेंड करता है प्रॉब्लम के ऊपर ना। तो ये दो कॉन्स्टेंट्स हैं, इसके ऊपर आप इनको एनालाइज कर लें, इन कॉन्स्टेंट्स का क्या मतलब है, तो ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। लेकिन आपको मैंने कॉन्स्टेंट्स बनाना बताई हैं कि प्रॉब्लम दिया हो उसमें कॉन्स्टेंट्स कैसे बनाते हैं। तो ये आपके पास दो कॉन्स्टेंट्स हैं, इनको इंटरप्रेट करें आप, इनका क्या मतलब हो सकता है, ठीक है। ओके, सो ये आपके पास दो कॉन्स्टेंट्स हैं, ये आपके पास फंक्शन है, इसको हमने मैक्सिमाइज करना है, इसी की हमने बात करनी है। इसको ग्राफिकल मेथड अप्लाई करेंगे तो हम बेसिकली इसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर देंगे। पहला इसमें अप्रोच ये है कि इन दोनों इनइक्वालिटीज़ को इक्वालिटी कांस्टेंट बना दें, ठीक है। इन दोनों इनइक्वालिटी को आपने इक्वालिटी कांस्टेंट बना दिया, ये वाली कांस्टेंट A हो गई, ये वाली कांस्टेंट B हो गई, ठीक है। अब हमने इनको प्लॉट करना है, ग्राफिकल मेथड है ना, इनका ग्राफ फाइंड करना है और वो रीजन फाइंड करना है जो इन दोनों कांस्टेंट से मिलके बनता है, ठीक है। बेसिकली हमने उस रीजन तक पहुंचना है और ये हमारे पास कांस्टेंट्स हमने लिख दी हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा आगे लेके चलते हैं। हमारे पास कांस्टेंट है, ये देखें, ये कांस्टेंट A क्या थी, कांस्टेंट A है 4x1 + 3x2 = 24, 4x1 + 3x2 = 24, ये कांस्टेंट A है। कांस्टेंट B क्या है, कांस्टेंट B है 2x1 + x2 = 10, 2x1 + x2 = 10। तो ये इक्वेशन जो है ये वाली 2x1 + x2 = 10 की है और ये वाली इक्वेशन जो है वो 4x1 + 3x2 = 24। ये वाला पॉइंट यहाँ पे मैंने बता दिया, वैसे x1 = 0 है, x2 = 8 है और ये वाला पॉइंट 6 0 है, ठीक है। और ये वाला पॉइंट 5 0 है, ये वाला पॉइंट 0 10 है, ठीक है। तो ये दो आपके पास कॉन्स्टेंट्स आ गई। अब ये दोनों कॉन्स्टेंट्स दोनों की दोनों प्रॉब्लम के ऊपर है ना, तो इसका जो लेस देन इक्वल टू का रीजन है इसको मैंने यहाँ पे कर दिया है, ये शेडेड रीजन है, यहाँ पे ये वाला शेडेड रीजन है, ठीक है। तो ये इनका इंडिविजुअल रीजन है, लेकिन हम तो दोनों कॉन्स्टेंट्स को एक साथ देख रहे हैं ना, दोनों कॉन्स्टेंट्स को हम एक साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर दोनों कॉन्स्टेंट्स की हमने एक साथ बात करनी है तो फिर इसका मतलब है हमें इन दोनों का कॉमन रीजन देखना है, ठीक है। दोनों कॉन्स्टेंट्स यहाँ पे अप्लाई हो रही है,
इस रीजन में ये कांस्टेंट अप्लाई हो रही है, इस रीजन में ये कांस्टेंट अप्लाई हो रही है। ये दोनों रीजन हमारे लिए इंटरेस्टिंग नहीं है, हमारे लिए वो रीजन इंटरेस्टिंग है जिस रीजन में ये दोनों कांस्टेंट सेटिस्फाई हो रही हो। ठीक है, हमने प्रॉब्लम ऐसे करना है कि ये उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन जो हम फाइंड करें उसमें वो इन दोनों कांस्टेंट्स को सेटिस्फाई करता हो। ठीक है, तो किसी एक को सेटिस्फाई करता हो ये हमारे लिए इंटरेस्टिंग नहीं होता, इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ठीक है, तो अब हमने इन दोनों रीजन का कॉमन रीजन देखना है, तो इन दोनों को हमने यहाँ प्लॉट कर दिया। ठीक है, तो ये आपको पता है कौन सी लाइन है, ये पता है कौन सी लाइन है। ठीक है, इन दोनों लाइंस को आपने कंसिडर किया और आपने ये देखा कि ये देखें अब ये वाला रीजन जो है ना, ये यहाँ पे जो रीजन है ये वाला एक कांस्टेंट में है दूसरे में नहीं है, ये वाला रीजन भी एक कांस्टेंट में है दूसरे में नहीं है, लेकिन ये वाला जो रीजन है यहाँ पे ये जो बना हुआ है ये इन दोनों का कॉमन रीजन है। ठीक है, और आपको पता है कि इसके साथ साथ हमारे पास ये भी होता है ना कि x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी हमारे पास कांस्टेंट्स में इंक्लूड करते हैं हम, क्योंकि हम प्रोडक्ट्स बना रहे हैं ना, तो ये फिजिकल कांस्टेंट है सही कि प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उनका नंबर जो है जितनी आप बनाएंगे वो 0 हो सकता है या 0 से ज्यादा हो सकता है। तो ये आपके पास ये वाली लाइन इंक्लूडेड है, ये x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और फिर ये आपके पास रीजन आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास टोटल रीजन है जो हमारा इंटरेस्ट का रीजन है, जो हमारी कॉन्स्टेंट्स को सेटिस्फाई करता है। तो फिजिबल सोल्यूशन क्या होगा, तो इस रीजन का कोई भी पॉइंट, इस रीजन का कोई भी पॉइंट आप उठा लें वो आपका फिजिबल सोल्यूशन है। ठीक है, इस पूरे रीजन के अंदर कोई भी आप पॉइंट उठा लेंगे तो आपका फिजिबल सोल्यूशन है। तो ये सारे का सारा फिजिबल रीजन है। ठीक है, तो ये आपके पास कांस्टेंट मैंने लिख दिए हैं कि ये वाली कौन सी कांस्टेंट है और ये वाली कौन सी कांस्टेंट है। तो बेसिकली इसके अंदर कोई भी आप पॉइंट उठा लें वो आपका एक फिजिबल सोल्यूशन है। अब हमने फिजिबल सोल्यूशन तो नहीं फाइंड करना था ना, हमारा एम तो फिजिबल सोल्यूशन फाइंड करना नहीं है, हमारा एम है ऑप्टिमल फिजिबल सोल्यूशन फाइंड करना। क्या एम है हमारा? ऑप्टिमल फिजिबल सोल्यूशन फाइंड करना। इस केस में हम फंक्शन को क्या कर रहे हैं, इस पे प्रॉफिट फंक्शन है, इसको हम मैक्सिमाइज कर रहे हैं हमारा प्रॉफिट। तो हम क्या करना चाह रहे हैं, हम देखना चाह रहे हैं कि इस रीजन के अंदर, इन कॉन्स्टेंट्स के अंदर रहते हुए, इस रीजन के अंदर रहते हुए यहां से एक फिजिबल सोल्यूशन होगा जो ऑप्टिमल होगा। तो जो फिजिबल सोल्यूशन होगा वो इसी रीजन में सबसे पहले लाए करेगा, इस रीजन में सबसे पहले लाए करेगा, और फिर इस रीजन के सारे पॉइंट्स को आपने बेसिकली लेना है और उनको देखना है उनमें से कौन सा आपको ऑप्टिमल वैल्यू दे रहा है। ठीक है, कौन सा आपको मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है फंक्शन के लिए। तो अब इसी के अंदर से पॉइंट उठाने हैं। बेसिकली आप इसको इन नट शेल और बहुत ऐसे बेसिक ब्रूट फोर्स वे से करें तो आप क्या करेंगे, यहां से आप पॉइंट्स उठाते रहें, उनको आप फंक्शन में पुट करें और देखें किस पॉइंट के ऊपर फंक्शन आपको मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। तो इस रीजन के अंदर कितने पॉइंट है, इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स है ना। इस रीजन के अंदर हमें ये भी नहीं पता कि एक्चुअली हैं कितने पॉइंट्स। तो अगर हम इन सब को उठा के फंक्शन में पुट करना शुरू करें तो हमारे पास ये तो नेवर एंडिंग प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है हमारे पास कि हमें इस रीजन के अंदर कोई और वे ढूंढना है। हम पॉइंट्स पुट करके डेफिनेटली नहीं देख सकते हैं कि किस पॉइंट के ऊपर फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। अब आपका फंक्शन आपको पता है क्या है, फंक्शन है हमारे पास 7x1 प्लस 5x2। ठीक है, ये आपका फंक्शन है। ओके, सो आपके पास फंक्शन क्या है, 7x1 प्लस 5x2। ठीक है, ये आपका फंक्शन है। अब इस फंक्शन को आपने मैक्सिमाइज करना है। कौन से रीजन में मैक्सिमाइज करना है, इस फिजिबल रीजन में मैक्सिमाइज करना है इसको। ठीक है, अब इसमें अगर हम कुछ वैल्यूज पुट करके देखें फंक्शन की, कुछ वैल्यूज पुट करके देखें कौन सी ये इस फंक्शन का ग्राफ है क्या। तो इस फंक्शन का ग्राफ आपको पता है कि ये क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन होगी ना, ये भी एक। तो आप बेसिकली ये लेट्स से कह दें कि 5x2 इज इक्वल टू -7x1 प्लस 1 और x2 बेसिकली हो जाएगा -7/5x1 प्लस 1। ठीक है, तो अब मैं अगर इसको देखूं तो -7 क्या बनेगा, 1 पॉइंट समथिंग, -1 पॉइंट समथिंग बेसिकली बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर मेरे पास वैल्यू हो, बेसिकली आपके पास ये वाला प्रॉफिट जो है ये पॉसिबल नहीं है, माइनस साइन में इसके अंदर ये फिजिबल रीजन में आएगा नहीं ना।
ठीक है। इसके अलावा कोई लें, थोड़ी सी बड़ी वैल्यू लें, अगर मैं लेट्स से लूँ मे बी तो प्रॉफिट को ले लेता हूँ 5 ले लेता हूँ या 4 लेट्स से ले लेते हैं। 4 लूँगा तो ये हो जाएगा बेसिकली -7/5 x1 +4 हो जाएगा, ठीक है, +4 हो जाएगा। ओके, जब मेरे पास होगा क्या होगा, x1 0 होगा, x1 अगर 0 होगा, इस लाइन के ऊपर x1 0 होगा, तो x1 0 होगा तो y 4 हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 4। और फिर मेरे पास क्या आएगा, x1 की क्या वैल्यू आएगी, x1 की वैल्यू आएगी -7/5 जब ओके सो जब x2 0 होगा, x2 0 होगा तो ये हो जाएगा -7/5 x1 +4, तो बेसिकली हो जाएगा -7/5 x1 इक्वल टू -4, तो x1 इक्वल टू हो जाएगा 20/7, ये हो जाएगा ना। तो ये तक ऑलमोस्ट 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप ये लाइन, प्रॉफिट लाइन जो है आपकी इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, ठीक है, यहाँ से पास कर रही है, ये आपकी प्रॉफिट लाइन है, ठीक है। ठीक है, ये प्रॉफिट लाइन हो जाएगी, मैंने रफली बनाई बहुत। अब यहाँ से इसका मतलब है बाकी सब भी इसी डायरेक्शन में होंगी ना, इसी तरह की प्रॉफिट लाइंस होंगी। तो एक प्रॉफिट लाइन आप यहाँ पे बनाएंगे, एक प्रॉफिट लाइन आप यहाँ पे बनाएंगे, एक यहाँ पे बनाएंगे, ये सब आपकी प्रॉफिट लाइंस हैं। यहाँ पे प्रॉफिट लाइन बना लें, यहाँ पे प्रॉफिट लाइन बना लें, ठीक है। तो अब यहाँ पे बेसिकली अगर जितना यहाँ क्लोज होगा तो प्रॉफिट की वैल्यू 0 हो जाएगी ना। इस पॉइंट 0 0 के ऊपर प्रॉफिट की वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। तो इसका मतलब है इस 0 से अवे जाना है आपने अगर प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की जो डायरेक्शन है वो ये है ना, प्रॉफिट इस डायरेक्शन में मैक्सिमाइज हो रहा है, ठीक है। तो अब अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर रहूँगा तो ये प्रॉफिट आएगा, यहाँ पे ये प्रॉफिट लाइन होगी, इसके अंदर कोई पॉइंट लूँगा तो और प्रॉफिट होगा, इसके अंदर कुछ और प्रॉफिट होगा। ये सब स्ट्रेट लाइंस हैं, आई नो कि इतनी अच्छी बन नहीं रही हैं, लेकिन सब की सब स्ट्रेट लाइंस हैं। ये प्रॉफिट है, यहाँ पे ये देखें, ये कुछ प्रॉफिट होगा, ये प्रॉफिट लाइन है। फिर एक और प्रॉफिट लाइन यहाँ से आप बना लेंगे, ये आपकी प्रॉफिट लाइन है। इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो इस विजिबल रीजन को सेटिस्फाई करते हैं। फिर आपके पास ये वाली एक प्रॉफिट लाइन हो जाएगी, और फिर आप एक प्रॉफिट लाइन बनाएंगे जो इस पॉइंट पे आएगी और इस पॉइंट के ऊपर आपके पास टच करेगी, और बाकी जो सारी की सारी लाइन है वो इस रीजन से बाहर होगी, ठीक है। तो ये आपकी एक और प्रॉफिट लाइन लेट्स से बन जाती है, ठीक है। अब आप देखें, इसके बाद अगर इस पॉइंट के बाद कोई भी मैं प्रॉफिट लाइन बनाता हूँ ना, ये पॉइंट इस रीजन में इंक्लूडेड है, बाकी कोई और पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है। तो इस रीजन के बाद अगर मैं कोई प्रॉफिट लाइन यहाँ पे बनाता हूँ तो अब ये हमारी कॉन्स्टेंट्स को सेटिस्फाई नहीं कर रही। तो 0 से अवे जो ज्यादा से ज्यादा वैल्यू की मैं प्रॉफिट लाइन बना सकता हूँ वो लाइन है जो मैं इस पॉइंट के ऊपर बना सकता हूँ, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट जो कॉन्स्टेंट को सेटिस्फाई करता है, और ये वाला पॉइंट जो है आपकी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करता है, क्योंकि इससे पास होने वाला वाली आप इक्वेशन बना सकते हैं। तो आप ये देख लें कि अगर ये वाली इंक्रीजिंग प्रॉफिट की डायरेक्शन है तो यहाँ पे तो मैक्सिमम नहीं होगा ना प्रॉफिट, क्योंकि इसके बाद ये वाली लाइन भी आपके पास है, इसके बाद ये वाली लाइन है तो ये मैक्सिमम नहीं हो सकता, इसके बाद ये वाली लाइन है तो ये मैक्सिमम नहीं हो सकता। इस तरह आप कंटिन्यू रखें, इस लाइन के बाद भी एक लाइन है जो मैक्सिमम प्रॉफिट दे रही है, ठीक है। तो फिर इससे नेक्स्ट लाइन पे आप जाएंगे तो वो वाली लाइन, इस लाइन के बाद कोई और लाइन नहीं है जो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट दे सकती है। तो इसका मतलब है इस रीजन में रहते हुए, इस फिजिबल रीजन के सारे पॉइंट्स को कंसिडर करते हुए, जो वो प्रॉफिट लाइन जो इस पॉइंट से पास कर रही है वही आपको मैक्सिमम प्रॉफिट देगी, ठीक है। वो प्रॉफिट लाइन जो आपकी इस पॉइंट सी से पास कर रही है वो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट देगी, ऐसे ही है ना। तो अब इसका मतलब है ये पॉइंट सी आपने फाइंड करना है, और इसके ऊपर आपका प्रॉफिट मैक्सिमम आ रहा है, x1 x2 की वैल्यूज आ जाएंगी, और इस पॉइंट सी के ऊपर आपका प्रॉफिट मैक्सिमम हो रहा है, और आप इसमें वैल्यू पुट कर देंगे फंक्शन में, तो आपको पता चल जाएगा आपका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, ठीक है। तो अब आपने ग्राफिकल अप्रोच से क्या करना है, आपने बेसिकली ये देख लेना है कि प्रॉफिट जो है वो किस डायरेक्शन में मैक्सिमाइज हो रहा है। तो यूजुअली अगर आप 0 से अवे जाएंगे, ओरिजिन से अवे जाएंगे, तो आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है,
ठीक है, दोनों पॉजिटिव वैल्यू हैं, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है वो इंक्रीज करेगी तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा, वाई की x1 की वैल्यू भी पॉजिटिव, x2 की, दोनों की वैल्यूज इंक्रीज करेंगी पॉजिटिव में तो प्रॉफिट आपका इंक्रीज करेगा। तो इसका मतलब है जीरो से जितना आप मैक्सिमम पॉसिबल अवे जा सकते हैं उतना मैक्सिमम पॉसिबल अवे जाएंगे तो आपका प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज होगा। जीरो से जितना मैक्सिमम पॉसिबल अवे आप जा सकते हैं उतना ज्यादा अवे आप जाएंगे तो आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। ठीक है, तो ये आपके पास बेसिकली इसमें बात है कि आपने देखना है कि फिजिबल रीजन का कौन सा पॉइंट, फिजिबल रीजन का कौन सा पॉइंट आपको मैक्सिमम प्रॉफिट दे रहा है। तो आपने फिजिबल रीजन बना लेना पहले, उसके बाद आपने उस रीजन के अंदर आपकी जो इक्वेशन है, जो प्रॉफिट इक्वेशन है, उसकी कुछ वैल्यूज के लिए उसको प्लॉट करना है। ठीक है, तो उसकी वैल्यूज को प्लॉट करते जाएं और आप ओरिजिन से अवे, अगर आप मैक्सिमाइज कर रहे हैं तो ओरिजिन से अवे जाएंगे तो आपके पास प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। अगर आप मिनिमम कर रहे हैं तो ओरिजिन के जितना करीब आप जा सकते हैं फिजिबल रीजन में रहते हुए उतना करीब आप जाएंगे तो आपका प्रॉफिट मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि x1 और x2 हमेशा पॉजिटिव होंगे तो ओरिजिन के जितना भी करीब आप जा सकते हैं, नेगेटिव में नहीं हो सकते तो फिर जाहिर है पॉजिटिव में ही मिनिमम और मैक्सिमम दोनों होंगे। तो जितना ओरिजिन के क्लोज आप जाएंगे उतना आपके पास प्रॉफिट आपका मिनिमाइज होगा, जितना ओरिजिन से आप अवे जाएंगे उतना आपका प्रॉफिट इस केस में मैक्सिमाइज होगा। ठीक है, तो ये आपके पास ग्राफिकल मेथड है। आपने बेसिकली देखना है ग्राफिक, आपका जो रीजन है उसको देखना है, उसके अंदर आपने अपने जो आपका फंक्शन होगा उसकी कुछ वैल्यूज के लिए आप उसको प्लॉट करेंगे, उस रीजन के अंदर लीनियर इक्वेशंस आएंगी आपके पास, उन लीनियर इक्वेशंस को प्लॉट करेंगे तो आपके पास बेसिकली वे मिल जाएगा। अब ये देखें 2 वेरिएबल के फंक्शंस हैं, 2 वेरिएबल की कॉन्स्टेंट्स हैं, सब कुछ हम देख सकते हैं, हमें नज़र आ रहा है क्या रीजन है, किस तरह का ये होगा। लेकिन अगर मैं ज़्यादा वेरिएबल्स करूँगा तो ग्राफिकल मेथड हमें कुछ भी नहीं बताएगा, हम वो प्लॉट ही नहीं कर सकेंगे बाय हैंड। तो बेसिकली ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि हम उसका एग्जैक्ट प्लॉट, रीजन का प्लॉट कर सकें। फिर उसके बाद हम उसके ऊपर फंक्शन को प्लॉट करेंगे, उसको लेवल कर्व्स उसको कहते हैं, वो लेवल कर्व्स हम उसकी प्लॉट करें तो ये सब कुछ बहुत मुश्किल हो जाता है इवन 3 वेरिएबल्स में। अब 3 वेरिएबल्स के बाद वेल वी डोंट नो हम क्या करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है ग्राफिकल मेथड जो है ये यूजफुल है, इस केस में आपको आसानी से सोल्यूशन दे देता है, लेकिन इतना यूजफुल इसलिए नहीं है कि हमें इसके लिए जब हम दूसरे हायर वेरिएबल्स में जाते हैं, डिसीजन वेरिएबल ज्यादा हो जाते हैं तो ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है इसको यूज करना। ठीक है, ओके, एक मेरे पास और एग्जांपल है। ये हमारे पास फंक्शन, इसको मैंने z कह दिया, z है 13x1 प्लस 11x2 और 4x1 प्लस 5x2 इज लेस देन इक्वल टू 15, ये एक कांस्टेंट है। 5x1 प्लस 3x2 इज लेस देन इक्वल टू 1575, ये एक कांस्टेंट है। और x1 प्लस 2x2 इज लेस देन इक्वल टू 420, ये एक कांस्टेंट्स है। ये 3 आपके पास कांस्टेंट्स हैं, एक फंक्शन है जिसको मैक्सिमाइज करना है। ग्राफिकल मेथड यूज करने की हम कोशिश करेंगे। इस रीजन को प्लॉट कर लें, इस रीजन को प्लॉट करेंगे आपके पास ये चीज बनेगी। ठीक है, इस रीजन को आपने प्लॉट किया, ये आपको मैं डिफरेंट लाइंस, आपको पता है ना कि इनको पहले इनइक्वालिटीज को इक्वालिटी में चेंज करना है और ये लाइंस आप बनाएंगे। तो ये लाइंस मैंने आपको प्लॉट करके दिखा दी हैं। कौन सी लाइंस हैं? इनमें से एक लाइन ये है 4x1 प्लस 5x2 इक्वल टू 15, ये 420 वाली लाइन है, ये 1575 है। इनका कॉमन रीजन क्या है? ये इनका कॉमन रीजन पड़ा हुआ है। ठीक है, अब आपने मैक्सिमाइज क्या करना था? आप मैक्सिमाइज प्रॉफिट करना चाह रहे हैं ना, तो आप मैक्सिमाइज प्रॉफिट करना चाह रहे हैं तो आपके पास इक्वेशन है 13x1 प्लस 11x2, 13x1 प्लस 11x2। ठीक है, अब इसकी कुछ वैल्यूज के लिए आप इसको प्लॉट कर लें। अब ये देखें यहाँ पे मैं इसको वैल्यूज को प्लॉट कर रहा हूँ, 0 पे इसकी वैल्यू मिनिमम है, इससे कम वैल्यू इसकी नहीं हो सकती। x1 और x2 दोनों पॉजिटिव हैं। ठीक है, पॉजिटिव है ये 0, तो 0 के ऊपर वैल्यू मिनिमम है। बेसिकली आपने इस पॉइंट से जितना ओरिजिन से अवे जा सकते हैं उतना उस ओरिजिन से अवे जाना है और फिर उस पॉइंट के को फाइंड करना है आपने जिस पॉइंट के लिए आपके पास फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम हो रही है। तो आप क्या करेंगे? आप बेसिकली ये करेंगे कि इसको, ये जो आपकी लाइन है इसको डिफरेंट वैल्यूज के लिए प्लॉट करेंगे। ठीक है, लेवल लाइंस आप प्लॉट करेंगे। ठीक है, बेसिकली आप ये कह सकते हैं मे बी। तो जिस तरह हमारे 3 डायमेंशनल में लेवल कर्व्स होती हैं, तो इसको टू वेरिएबल्स की ये एक फंक्शन है, इसको इक्वल टू आप करेंगे किसी
किसी भी वैल्यू के, तो एक इनमें से इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे प्लॉट किया इसको, ये वाली जो लाइन है ना, ये है 13x1 + 11x2 = 1430। तो इस लाइन के ऊपर आपके पास जो है ना ये प्रॉफिट 1430 वाला ये प्रॉफिट की लाइन है। ठीक है, तो इस लाइन के ऊपर आप वैल्यूज जो कैलकुलेट करेंगे वो आपको क्या देंगी, 1430 प्रॉफिट देंगे। डॉलर्स में कर लें, यहाँ पे एक और लाइन मैंने प्लॉट की है $1870। ये 1430 से आप 1870 पे पहुंच गए अगर आप ओरिजिन से अवे जा रहे हैं। तो जो प्रॉफिट के मैक्सिमाइज होने की डायरेक्शन है वो ये डायरेक्शन है, अपवर्ड डायरेक्शन है। ओरिजिन से अवे डायरेक्शन में आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। तो अब आप फिर वही उसी तरह का एज इट इज आप ओरिजिन से अवे जाते जाएं, एक लाइन यहाँ पे प्लॉट कर लें, फिर एक लाइन यहाँ पे आप प्लॉट कर लें, तो इवेंचुअली आप इस पॉइंट के ऊपर पहुंच जाएंगे। इस पॉइंट के ऊपर आप लाइन प्लॉट करेंगे तो वो लाइन जो है वो इस रीजन को सिर्फ एक ही पॉइंट के ऊपर टच कर रही होगी, और इसके बाद आप कोई भी ऐसी लाइन नहीं बना सकते जो इस रीजन के अंदर भी इंक्लूडेड हो, कम से कम एक पॉइंट उसका इस रीजन के अंदर भी इंक्लूडेड हो, और वो लाइन जो है आपकी इस फंक्शन को भी रिप्रेजेंट कर रही हो। ऐसी कोई लाइन अब आप मजीद नहीं बना सकते। अब यहाँ पे ये पॉइंट हमने कैलकुलेट किया हुआ है, ये है 270 और 75 इस कोऑर्डिनेट्स हैं इस पॉइंट के। इसके ऊपर अगर आप कैलकुलेट करेंगे ना फंक्शन की वैल्यू, तो ये बेसिकली 13 × 270 + 11 × 75 आपके पास आएगा। ये कैलकुलेट करें आप ज़रा, ये क्या आता है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे ये वाला आ जाएगा 750 + 75, तो 825 ये आ जाएगा। ठीक है, और ये 270 जो 10, सॉरी हम कैलकुलेटर यूज़ नहीं करते, इसको हम कर लेते हैं। 810 और 0 7 और 2 0 1 5 3। ठीक है, अब इससे हमें पता चला कि हमें याद रखनी चाहिए मल्टीप्लिकेशन जो हम यूजुअल करते हैं। कैलकुलेटर की मल्टीप्लिकेशन पे हम इतना डिपेंड नहीं कर सकते, कभी कभी कैलकुलेटर नहीं भी होता। तो ये अब आप देख लें ये क्या वैल्यूज़ आ रही हैं। ये आपके पास आ जाएगा 5 3 और 7 11, सॉरी 5 3 3 4 4335 ये आपके पास आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है जो आप इसमें से कमा सकते हैं, बना सकते हैं इन कॉन्स्टेंट्स को सेटिस्फाई करते हुए। तो ये आपका ग्राफिकल मेथड है, सिंपल है, कोई इतना मसला नहीं है। दोनों के केस में हमने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना था। ठीक है, अब इसका एक और छोटा सा वेरिएंट है, वर्जन है जो हम देखना चाह रहे हैं। वो वेरिएंट और वर्जन क्या है, ये हमारे पास एक और एग्जांपल है। इसमें आपने मैक्सिमाइज करना है फंक्शन को। फंक्शन बहुत सिंपल है, y = x1 + x2, ये आपके पास फंक्शन है। इसके ऊपर कॉन्स्टेंट्स जो हैं दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू की हैं। वहां पे कॉन्स्टेंट्स थी लेस देन इक्वल टू की, यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू की हैं। इसको देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका कॉन्सेप्ट एक आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखें x1 + 2x2 > 6। सबसे पहले क्या करें, इसको इक्वालिटी कॉन्स्टेंट में चेंज कर दें, x1 + 2x2 = 6, और इसको भी चेंज कर दें, ये हो जाएगा 2x1 + x2 = 8। x1 और x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हैं, तो हमें जो रीजन मिलेगा यहाँ पे, अगर मैं ये इसको x2 एक्सिस कह दूँ, इसको x1 एक्सिस कह दूँ, ये x1 है और ये x2 है। ठीक है, ओके। अब इन लाइंस को अगर मैंने प्लॉट करना है, तो अगर मैं x2 को 0 ले लूँ तो x1 हो जाएगा 6। तो अगर ये वैल्यू मैं ले लूँ 1 2 3 4 5 6, तो ये वाला पॉइंट है 6। ठीक है, और अगर मैं x1 को 0 ले लेता हूँ तो x2 हो जाएगा 3। तो ये है 1, लेट्स से 2, ये 3। तो ये एक लाइन जो है ये आएगी इन दोनों पॉइंट्स को, एक लाइन आएगी इन दोनों पॉइंट्स को आपस में आपने ज्वाइन कर देना। तो ये वाली लाइन है आपके पास x1 + 2x2 = 6। दूसरी लाइन है
1 को 0 ले लें तो x2 आ जाएगा 8, 3 and then 4 and then 5 and then 6 and then 7 and then 8, ये आपके पास 8 आ गया। इसको 8 ले लेंगे और दूसरी अगर आप x2 को 0 ले लेंगे तो x1 आ जाएगा 4। ये 2 पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट्स को आपने आपस में ज्वाइन करना है, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट्स को आप आपस में ज्वाइन करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू आपके पास आ जाएगी ये वाली, ठीक है। ये वैल्यू आ गई। अब ये देखें कि इन दोनों का कॉमन रीजन कौन सा है, ग्रेटर देन इक्वल टू की बात हो रही है। तो इसका जो ग्रेटर देन इक्वल टू, ये लेस देन इक्वल टू का रीजन है ना, ये लेस देन इक्वल टू का रीजन है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू का रीजन कौन सा हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू का रीजन आपके पास आएगा, मैं आपको सोचने का टाइम दे रहा हूं, ग्रेटर देन इक्वल टू का रीजन किस तरफ आएगा, आपका रीजन जो है ये लेस देन इक्वल टू है, ये वाला लेस देन इक्वल, ये इन दोनों का कॉमन ग्रेटर देन इक्वल टू का रीजन ये है, यहां से ये वाला सारा रीजन ग्रेटर देन इक्वल टू का इनका कॉमन रीजन है, ठीक है। इस रीजन में आप जाएंगे तो ये सब के सब आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू है, ठीक है। अब आप इसको देख लें, ये इसके लिए ये सारे के सारे पॉइंट्स है आपका ग्रेटर देन इक्वल, इस तरफ सारे भी सारे पॉइंट्स जो हैं इन कॉन्स्टेंट्स को सेटिस्फाई करते हैं, सिर्फ इस तरफ के जो पॉइंट्स हैं ना वो इन कॉन्स्टेंट्स को सेटिस्फाई नहीं करते। अब आप इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना चाह रहे हैं, अब मैक्सिमाइज करना चाह रहे हैं, अब इसमें तो इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स हैं और ऐसे पॉइंट्स भी हैं जो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। अब इसका मतलब है इसके फिजिबल सॉल्यूशंस जो हैं वो आपको इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। अब इनफाइनाइट से ज्यादा तो प्रॉफिट आपको नहीं मिल सकता ना, तो इसका मतलब है इसके जो यूनिक सॉल्यूशन है, इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं इसके, और बहुत सारे सॉल्यूशंस आपको इसके मैक्सिमम प्रॉफिट दे सकते हैं। तो इस तरह के केस में हमारे पास फिर यूनिक सॉल्यूशन नहीं आता है, फिर हमारे पास ये मेथड जो है उसके इतने हमें पावरफुल रिजल्ट्स नहीं देता। लेकिन अगर आपको ये कहा जाए कि इस फंक्शन को मैक्सिमाइज नहीं करना, इस फंक्शन को मिनिमाइज करना है, ठीक है, तो मैक्सिमम की डायरेक्शन तो ये होगी डेफिनेटली जब x1 और x2 की वैल्यूज इंक्रीज करेंगी। अगर आपसे ये कहा जाए इसी प्रॉब्लम में कि आप इस फंक्शन को मिनिमाइज कर दें, तो आप मिनिमाइज करने के लिए क्या करेंगे, मिनिमाइज करना तो आसान है ना, आपका ये अगर मैक्सिमम की डायरेक्शन है तो ये वाली डायरेक्शन फिर मिनिमम की होगी ना। तो आपने इस फंक्शन को प्लॉट करना है और इसकी कुछ वैल्यूज लेके इसको प्लॉट करना है, और फिर उसके बाद आपने देखना है कि कौन से पॉइंट के ऊपर ये टच कर रहा है जो ओरिजिन के सबसे क्लोज है, कौन सी ऐसी लाइन है जो इस फंक्शन की मैं बना सकता हूं जो ओरिजिन की क्लोजेस्ट लाइन है, ठीक है। तो वो लाइन हमने बनानी है। तो x1 प्लस x2 जो है इक्वल टू किसी पॉइंट के अगर हम ले लें, लेट्स से आई डोंट नो, अगर मैं मे बी 20 ले लूँ ये, तो x1 अगर 0 होगा तो x2 20 हो जाएगा, x2 0 होगा तो x1 20 हो जाएगा। तो ये वाली लाइन बहुत दूर कहीं यहाँ पे आएगी, इस तरह की लाइन आएगी। तो इसके ऊपर तो प्रॉफिट मैक्सिमम नहीं होगा ना, क्योंकि इससे पहले हम एक और लाइन भी बना सकते हैं, यहाँ पे ऐसी लाइन बन जाएगी, ऐसी लाइन यहाँ पे बन जाएगी, फिर ऐसी लाइन बन जाएगी, यहाँ पे एक लाइन बन जाएगी। ये सब इसकी लाइंस हैं डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए। और फिर हम मज़ीद लाइंस बना सकते हैं, यहाँ पे ये लाइन बना सकते हैं, यहाँ पे ये लाइन बना सकते हैं। इन सब के ऊपर आप फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करें, ये लाइन है, और फिर इवेंचुअली आप एक ऐसी लाइन बनाएंगे जो इस पॉइंट से पास कर रही होगी, और इसके बाद आप कोई और लाइन नहीं बना सकते हैं जो इस रीजन में भी कंटेंट हो, जो आपका कॉन्स्टेंट्स का रीजन है, और आपका जो फंक्शन है, जो आपकी लाइन है, इक्वेशन है, उसको भी सेटिस्फाई करती हो। तो ये वाला वो पॉइंट है जिससे पास होने वाली जो आपकी कर्व है वो आपको मिनिमम प्रॉफिट देगी, ठीक है, जो या जो भी आपका ये फंक्शन है उसकी मिनिमम वैल्यू देगी। तो मैक्सिमम के लिए आपके पास जो कॉन्स्टेंट्स हैं, अगर आप मैक्सिमम फाइंड करना चाहते हैं और यूनिक वैल्यू आप चाह रहे हैं, तो लेस देन इक्वल टू की कॉन्स्टेंट्स होनी चाहिए अगर x1 और x2 दोनों पॉजिटिव हैं। और इसी तरह अगर आपके पास मिनिमा है, तो मिनिमा में अगर आप यूनिक सोल्यूशन फाइंड करना चाह रहे हैं तो फिर आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू की कॉन्स्टेंट्स होंगी, तब भी आप कर लेंगे। अगर x1 और x2 ग्रेटर देन 0 हैं और आपका जो कॉन्स्टेंट्स हैं
वो लेस देन इक्वल टू की हैं तो बेसिकली आपके पास फिर ओरिजिन ऐसा पॉइंट होगा जिसके ऊपर आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी। 0 0 के ऊपर आपका फंक्शन यूजुअली मिनिमम वैल्यू देगा। ठीक है, तो ये आपके पास बेसिकली ग्राफिकल मेथड के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। आसान है बहुत, इतना बिल्कुल इसमें कोई टेक्निकल बात नहीं है। आपने फंक्शन का रीजन फाइंड करना है, जो उसके कॉन्स्टेंट्स का रीजन बन रहा है, और फिर आपने ये देखना है कि उस रीजन के अंदर कौन सा ऐसा पॉइंट है जो जिसके साथ आपके जो फंक्शन है वो भी इंटरसेक्ट कर रहा है और वो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट दे रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास बेसिकली मैक्सिमाइज कर रहा है आपके फंक्शन को या मिनिमाइज कर रहा है आपके फंक्शन को। ठीक है, तो होपफुली ये ग्राफिकल मेथड आपको क्लियर हो गया होगा। एक छोटा सा इसी का वेरिएंट है जो बेसिकली हम कर सकते हैं, जिसको हम कॉर्नर पॉइंट मेथड कहते हैं। वो बहुत आसान है, उससे भी आप फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर सकते हैं। रीजन का पता होना चाहिए। तो इसको हम देखते हैं, इन्हीं एग्जांपल्स को हम उस मेथड से भी करेंगे और फिर इंशाल्लाह हम इसको आगे लेके चलेंगे। ठीक है, ओके। कॉर्नर पॉइंट अप्रोच क्या कहती है? कॉर्नर पॉइंट अप्रोच ये कहती है, इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल बातें हैं जो मतलब जिसकी मैथमेटिकल थियरी हमने बेसिकली इग्नोर की हुई है, लेकिन आपको पता होनी चाहिए वो बातें। बहुत सारी अप्रोच हो सकती हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करने की, लेकिन कॉर्नर पॉइंट अप्रोच जो है, मेथड जो है, वो सबसे आसान है बेसिकली। ठीक है, ये कॉर्नर पॉइंट मेथड क्यों वर्क करता है ये इंपॉर्टेंट है। ये मैथमेटिकल थ्योरी से हमारे पास आता है और ये हम बेसिकली यहाँ पे बिलीव कर रहे हैं इस कोर्स में कि ये होल्ड करता है। ठीक है, वो क्या होल्ड करता है कि अभी हमने वैसे ग्राफिकल मेथड में भी देखा, जो मैं अभी स्टेटमेंट आपको देने जा रहा हूँ, ये ग्राफिकल मेथड में भी ट्रू थी ना। अभी देखिएगा, आप इसको कंपेयर कीजिएगा कि इस स्टेटमेंट और ग्राफिकल मेथड में अभी जो हमने ऑप्टिमल सॉल्यूशंस फाइंड किए, उन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है। तो मैथमेटिकल थ्योरी बिहाइंड लीनियर प्रोग्रामिंग स्टेट्स दैट द ऑप्टिमल सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम that is the value of x1 variable which yields the maximum profit or minimum cost will lie at the corner point or extreme point of the feasible region. ठीक है, मैथमेटिकल थ्योरी ये कहती है, हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि जो आपका मैक्सिमम सॉल्यूशन या मिनिमम सॉल्यूशन जो है आपके फंक्शन का, वो हमेशा आपके फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स के ऊपर आता है। जो भी आपका मैक्सिमम सॉल्यूशन या मिनिमम सॉल्यूशन है वो आपके फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स में आता है। इसका मतलब है आपने बेसिकली सारे कॉर्नर पॉइंट्स अपने रीजन के देखने हैं, उनके ऊपर फंक्शन की वैल्यू इवैल्यूएट करनी है, तो आपके पास जो भी वैल्यू उनमें से मैक्सिमम आएगी वो आपका मैक्सिमा होगा। ठीक है, और उस रीजन को सेटिस्फाई करने वाली जो भी वैल्यू मिनिमम है वो आपका मिनिमा होगा। ठीक है, अब ये जो सारी थ्योरी है ना, इसके बिहाइंड बेसिकली कॉन्वेक्स सेट्स हैं। ठीक है, कॉन्वेक्स सेट्स की थ्योरी है कि अब जो भी एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं कॉन्वेक्स सेट्स के, वो उनके बेसिकली कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं। तो कॉन्वेक्स सेट अगर आपका रीजन बना रहा होता है तो उसके अंदर मैक्सिमम मिनिमा जो है वो फिर कॉर्नर पॉइंट्स के ऊपर आएगा। ठीक है, वो उसके एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं। तो अब अगर एक रीजन जो है वो वैसे ही कॉन्वेक्स रीजन नहीं है, जैसे अभी हमने लास्ट एग्जांपल में देखा कि आपका पूरा रीजन है आपके पास और उसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स भी आ रहे हैं, तो हमें बस रीजन क्लोज नहीं है, नोन नहीं है, तो ऐसे केस में फिर मैक्सिमा जो है वो हम बेसिकली फाइंड करने की पोजीशन में नहीं थी, हमें कोई यूनिक वैल्यू मैक्सिमा की नहीं मिल रही थी। लेकिन मिनिमा की उस केस में भी हमें कॉर्नर पॉइंट के ऊपर वैल्यू मिल गई थी। तो बेसिकली आपने करना क्या है, अगर आपने फाइंड करना चाह रहे हैं वो पॉइंट जिसके ऊपर हमारे पास फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम आ रही है या मिनिमम आ रही है, तो बेसिकली आप कॉर्नर पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन की वैल्यू को इवैल्यूएट कर लें। वो कॉर्नर पॉइंट्स उस रीजन के जो आपके कॉन्स्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई कर रहा है, फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू को इवैल्यूएट कर लें। जो भी आपके पास मैक्सिमम वैल्यू उनमें से आ रही है वो मैक्सिमा है, जो आपके पास मिनिमम वैल्यू उनमें से आ रही है वो मिनिमा है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास इसमें बात है। ओके, तो कॉर्नर पॉइंट अप्रोच होगी, इसकी एग्जांपल्स देखनी चाहिए, एग्जांपल्स देखते हैं फिर हमें क्लियर हो जाएगा। अब ये वाला मेरे पास फंक्शन है, इसको आज ही हमने एग्जांपल सॉल्व की है। इसका रीजन हमने देखा था, ये रीजन है। ठीक है, इस रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स हमें पता होने चाहिए। अगर कॉर्नर पॉइंट्स हमें इस रीजन के पता होंगे तो आपको बेसिकली मिल जाएगा कि मैक्सिमा मिनिमा कहाँ पे। एक कॉर्नर पॉइंट है ये वाला कॉर्नर पॉइंट, एक कॉर्नर पॉइंट है ये वाला, एक ये कॉर्नर पॉइंट है, एक ये कॉर्नर पॉइंट। तो ये आपके पास 1 2 3 4 कॉर्नर पॉइंट्स हैं। अब बी आपने फाइंड करना है। बी तो आपको नजर आ रहा है ना क्या है, बी है 0 8।
ठीक है। अगर आपने ए फाइंड करना है वो आपको पता है क्या है 0 0, और अगर आपने डी फाइंड करना है तो डी आपके पास क्या होगा, डी है आपके पास 5 0। ये 3 पॉइंट्स आ गए। अब ये वाला पॉइंट जो है इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पे आ रहा है, तो बेसिकली आपने अगर ये वाला पॉइंट फाइंड करना है तो इन दोनों इक्वेशंस का सोल्यूशन फाइंड करना है। सोल्यूशन होता है ना इंटरसेक्शन पॉइंट, दो लाइंस का अगर आपने फाइंड करना हो तो इंटरसेक्शन पॉइंट उन दोनों लाइंस का सोल्यूशन होता है, ठीक है। तो सिमल्टेनियसली सॉल्व कर लें इन दोनों इक्वेशंस को, आपके पास जो भी सोल्यूशन आएगा वो आप इसका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। तो आपको 3 पॉइंट पता चल गए। चौथा पॉइंट आप कैसे फाइंड करेंगे, फोर्थ पॉइंट आप फाइंड करेंगे इन दोनों को सिमल्टेनियसली सॉल्व करके। तो इसको एक इक्वेशन को -2 से मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास इक्वेशंस बन जाएंगी, और फिर आप बेसिकली x2 की वैल्यू 4 आ गई है तो इससे x1 की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो आपके पास एक पॉइंट आ गया 0 0, दूसरा पॉइंट है 3 4, फिर आपके पास एक पॉइंट है 5 0 है शायद, 5 0 और 0 8, ठीक है, 5 0 और 0 8। ये 4 कॉर्नर पॉइंट्स हैं। इन चारों कॉर्नर पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन की वैल्यू को कैलकुलेट कर लें। जो भी आपका फंक्शन गिवन है जिसको आप मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर रहे हैं, तो आपके पास आपको पता चल जाएगा कहाँ प्रॉफिट मैक्सिमम है। तो आपके पास फंक्शन था 7x1 प्लस 5x2। अब इसको देखें 0 0 के ऊपर ये क्या वैल्यू देगा। इसको अगर मैं कह दूं f of x1 x2, तो f of 0 0 क्या है, 0 है। f of 3 4 क्या है, वो आपके पास आ जाएगा 7 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 4, ठीक है। ये आ जाएगा 21 प्लस 20 41 आ जाएगा। f of 5 0 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 टाइम्स 5, तो ये हो जाएगा बेसिकली 35। और इसी तरह f of 0 8 अगर आप कैलकुलेट कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा क्या आ जाएगा 7 टाइम्स 0 प्लस 5 टाइम्स 8, तो ये आपके पास 40 आ जाएगा। अब ये सिंपल आपके पास मैनिपुलेशन है, 35 40 41 और 0 में से मैक्सिमम कौन सा है, ये मैक्सिमम है। तो आप अगर ये पॉइंट लेंगे तो ये आपके पास आपको मैक्सिमम प्रॉफिट देगा। मैक्सिमम प्रॉफिट क्या है कि आप 3 टेबल्स बना लें और 4 आपके पास चेयर्स अगर आप बनाएंगे तो आपके पास प्रॉफिट आपको मैक्सिमम मिलेगा अपनी कॉन्स्टेंट्स में रहते हुए, ठीक है। तो ये आपके पास सिंपल है, कॉर्नर पॉइंट मेथड है। फिर वही बात है कि 2 वेरिएबल्स का फंक्शन होने चाहिए और बेसिकली 2 कॉन्स्टेंट्स होनी चाहिए। तो फिर हम इसका रीजन भी फाइंड कर सकते हैं, और फिर रीजन पता होगा तो फिर कॉर्नर पॉइंट्स पता चलेंगे ना। तो रीजन जब प्लॉट कर सकते हैं तब ये मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। इतना ज़्यादा बेसिकली यूज़फुल नहीं है। तो अगर आपको रीजन पता है, आप रीजन को प्लॉट कर सकते हैं तो ठीक है। अगर रीजन प्लॉट नहीं कर सकते तो फिर इसको यूज़ करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। ओके, तो रीजन पता होना चाहिए ग्राफिकल मेथड में भी, इसमें भी, फिजिबल सॉल्यूशन में भी, ठीक है। आप एक और एग्जांपल आज ही हमने की है, इसको भी देख लेते हैं। ये आपके पास बेसिकली इक्वेशंस हैं और इसके ऊपर एक इक्वेशन है, 3 कांस्टेंट हैं। इसकी आपके पास ये वाला हमारे पास आई थी इक्वेशन आई थी, ये सारी इक्वेशन आई थी, ठीक है। इन सारी इक्वेशन के सारे कॉर्नर पॉइंट्स आपने इस रीजन के फाइंड करने। एक कॉर्नर पॉइंट ये वाला है, दूसरा कॉर्नर पॉइंट ये है इस रीजन का, तीसरा कॉर्नर पॉइंट ये है, और फोर्थ कॉर्नर पॉइंट ये है। अब ये वाला कॉर्नर पॉइंट एक तो आपको पता है ना ओरिजिन है, 0 0 एक कॉर्नर पॉइंट है। दूसरा कॉर्नर पॉइंट कौन सा है, दूसरा कॉर्नर पॉइंट मुझे लग रहा है कि 200, और अगर ये x2 इन्होंने लिया हुआ है, ये x1 है, तो हमारे पास ये होगा, और हम पॉइंट को लिख रहे हैं, पॉइंट को हम लिख रहे हैं x1 x2 लिख रहे हैं, ठीक है। पॉइंट को हम x1 x2 लिख रहे हैं, तो हमारे पास ये पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0 200, ठीक है। और फिर हमारे पास ये वाला पॉइंट ऐसे लग रहा है जैसे है 300 0, ठीक है। इसको हम फाइंड भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाली जो लाइन है, ये कौन सी लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन है x1 + 2x2 = 420, x1 + 2x2 = 420। तो ये हमें फाइंड करना चाहिए। तो x2 के ऊपर x1 0 होगा ना, x1 0 होगा तो x2 हो जाएगा 210, ये 210 है, ठीक है, ये 210 पॉइंट है। फिर अगर आपने ये वाला पॉइंट फाइंड करना है, इसको भी आप केयरफुली फाइंड कर लें।
ये ना हो कि यहाँ पे जो नज़र आ रहा है वो ठीक ना हो। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या है? इस लाइन की इक्वेशन है 5x1 प्लस 3x2 इक्वल टू 1575। तो इस पॉइंट के ऊपर x2 0 होगा ना, तो x2 को 0 ले लिया, 5x1 इक्वल टू 1575। तो x इज इक्वल टू 300 तो डेफिनेटली नहीं आएगा, डिवाइड बाई 5 तो ये आ जाएगा 3 और 2 और फिर 1 3 1 और 25 तो 5 315 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी 300 नहीं है, ये 315 है। ठीक है, और ये वाला जो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, कौन कौन सी लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है ये इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट है। कौन कौन सी है? ये वाली लाइन, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है और इस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो ये अगर आप फाइंड करना चाहें तो ये कर लें, x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 420, x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 420 है। और दूसरा आपके पास क्या है? दूसरी लाइन जिसका ये इंटरसेक्शन है वो है 5x1 प्लस 3x2 इक्वल टू 1575। 5x1 प्लस 3x2 इक्वल टू 1575। ठीक है, अब इसको आपने अगर करना है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हो जाएगी 5x1 प्लस 10x2 5 टाइम्स 4 तो ये हो जाएगा 2000 और 2100 ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये सब्ट्रैक्ट होगी तो ये आ जाएगा -7x2 और 2100 और 1575। तो ये बेसिकली हो जाएगा क्या हो जाएगा 1500 16 500 माइनस 525। ठीक है, तो x2 आ जाएगा 525 ओवर 7। ठीक है, आई थिंक ये आएगा। ओके, अब ये देखें ये क्या आ रहा है, क्या आ रहा है 49 3 35, तो x2 आ रहा है 75। तो अब ये देख लें यहाँ से, ये x2 की वैल्यू 75 है और x1 आप कैलकुलेट कर लें 270 आ जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास 4 पॉइंट्स हैं, 270 75 हो गया। अब इन चारों पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन की वैल्यू को आप कैलकुलेट कर लें तो आपको इवेंचुअली ये पता चलेगा कि इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू आपके पास मैक्सिमम आ रही है। ठीक है, ये आपके पास एक और प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर लिया कॉर्नर पॉइंट जो मेथड है उससे। एक एग्जांपल अगर मैं इसकी और आपके सामने रखूं, हमने एक एग्जांपल की है आज जिसमें हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू का रीजन था। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू का रीजन था और ग्रेटर देन इक्वल टू के रीजन के लिए हमने मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड किया था। अब उसके कॉर्नर पॉइंट्स की बात हम कैसे करेंगे? इंपॉर्टेंट है ना कि उसके कॉर्नर पॉइंट्स का में हमें पता हो, हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे कैसे उसके कॉर्नर पॉइंट्स बनेंगे और फंक्शन की वैल्यू कैसे आएगी उसके ऊपर। तो अब वहां पे हमने फंक्शन को मैक्सिमाइज करना था, अब मैक्सिमाइज करने के लिए तो कॉर्नर पॉइंट जो आपके पास अवेलेबल है एक ही है, बाकी सब कॉर्नर पॉइंट्स हमें पता ही नहीं उस रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स क्या होंगे। मे बी आप इनफाइनाइट कॉर्नर पॉइंट्स लेने चाह रहे हैं तो उसके ऊपर आपके फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो आपके रीजन को जो है वो क्लोज होना चाहिए, उसके अंदर कॉर्नर पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, तो आपका जो फंक्शन है उसका मैक्सिमम मिनिमा की आप बात कर सकें। लेकिन जब हम मिनिमा उसका फाइंड करना चाहते हैं तो मिनिमा फाइंड करने के लिए हमने देखा कि कॉर्नर पॉइंट उसका जो गिवन था एक ही कॉर्नर पॉइंट था, उसी के ऊपर फंक्शन की मिनिमम वैल्यू हमें मिल गई। तो दो मेथड्स हैं, ग्राफिकल मेथड है और कॉर्नर पॉइंट मेथड है। दोनों मेथड्स का बेसिकली जो मतलब है वो एक ही है, दोनों एक जैसे मेथड हैं, दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन हम दोनों में से कोई भी यूज़ करके जो लीनियर प्रोग्रामिंग के प्रॉब्लम्स हैं उनको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने जो मेथड करना है वो है एक दो बार पहले भी नाम मैं आपको बता चुका हूँ, सिंप्लेक्स मेथड हम उसको कहते हैं, और वो मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशल है लीनियर प्रोग्रामिंग के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। हम यूजुअली वही मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, इनकी लिमिटेशंस मैंने आपको बता दी कि इन दोनों मेथड्स की क्या लिमिटेशंस हैं। सबसे पहले प्लॉटिंग, प्लॉट करना है रीजन को।
रीजन को प्लॉट करना है, लाइंस हमारे पास होती हैं, उनसे रीजन हम आसानी से बना लेते हैं। उनका इंटरसेक्शन भी हमें पता चल जाता है, कॉमन रीजन भी पता चल जाता है। जब आप 2 डायमेंशनल में चले जाएंगे तो आपके पास जो कॉन्स्ट्रेंट्स हैं उनसे यूजली प्लेन्स बनेंगे, ठीक है। तो प्लेन्स के इंटरसेक्शन से जो रीजन बनता है वो भी यूजली हम इनक्लोज कर लेते हैं। तो मे बी प्लेन्स जो है उनको हम प्लॉट कर लेंगे और उनके लिए मे बी कोई ग्राफिकल यूटिलिटी यूज करेंगे तो हमारे पास जो प्लेन्स हैं वो प्लॉट हो जाएंगे, ठीक है, 3 डायमेंशनल के प्लेन्स। तो वो हम प्लॉट कर लेंगे, उनका कॉमन रीजन हमें पता चल जाएगा, तो हमारे पास फिर भी उनके फिर कॉर्नर पॉइंट्स ढूंढने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब वहाँ पे उस रीजन के अंदर फंक्शन की लेवल कर्व्स आप फाइंड करेंगे उस केस में। तो उन लेवल कर्व्स को प्लॉट करेंगे, आप देखेंगे किसके ऊपर आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, किसके ऊपर मिनिमम वैल्यू मिल रही है। इतना आसान नहीं होगा। और इसी तरह अगर आपने उस केस में कॉर्नर पॉइंट मेथड यूज करना है, फिर आपने उस रीजन के सारे जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं वो फाइंड करने हैं। फिर अगेन जो आपके पास इंटरसेक्शन होती है 2 प्लेन्स की, वो यूजली एक लाइन बनती है ना। 2 प्लेन जब इंटरसेक्ट करते हैं आपके पास पॉइंट नहीं आता, लाइन आती है। तो अब उस पूरी लाइन के ऊपर फंक्शन की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो बेसिकली आपके पास कॉर्नर पॉइंट नहीं होगा, फिर कॉर्नर लाइन होगी। तो बेसिकली आप यूं कह सकते हैं ये जो मेथड्स मैंने आज किए हैं, ग्राफिकल मेथड भी और ये सेकंड मेथड जिसको कॉर्नर पॉइंट मेथड कहा है, इनके ऊपर बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस में मेजर लिमिटेशन ये है कि आप बेसिकली ये स्टेटमेंट प्रिसाइज नहीं है, लेकिन आप इसी को के ऊपर आप मैं एम्फेसाइज फिर भी करूंगा कि आप बेसिकली इसको यूज करेंगे जब आपके पास 2 वेरिएबल्स होंगे और आपके पास फंक्शन भी उन्हीं 2 वेरिएबल्स को होगा और आपकी कॉन्स्टेंट्स भी उन्हीं 2 वेरिएबल्स में होंगी। बस इससे ज़्यादा मैं इसके बारे में बात नहीं करता कि इसकी लिमिटेशंस क्या हैं। इससे ज़्यादा लिमिटेशंस क्या होंगी कि 2 वेरिएबल्स से ज़्यादा आपके पास इसको आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं सिंप्लेक्स मेथड करूँगा। तो सिंप्लेक्स मेथड की डिटेल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में और उससे अगले लेक्चर में भी एग्जाम्पल्स के साथ हम बहुत उसको डेप्थ में डिटेल में करेंगे। थोड़ा लेंथी होता है सिंप्लेक्स मेथड का एल्गोरिदम, तो एक एग्जांपल करते हैं तो यूजुअली हमारे पास थोड़ा टाइम स्टार्टिंग में जब हम एग्जांपल को अंडरस्टैंड करके कर रहे होते हैं तो हमारे पास टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो मे बी एक लेक्चर में एक एग्जांपल हो, लेकिन हम इंशाल्लाह 2 लेक्चर्स उसके ऊपर स्पेंड करेंगे, एक से ज़्यादा उसके एग्जांपल्स करेंगे। आपको लीनियर अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट्स को कंबाइन करके और जो यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट्स डेवलप करें फिजिबल सॉल्यूशंस वगैरह के, उनको कंबाइन करके हमारे पास एक मेथड बना हुआ है। हम उसकी मैथमेटिकल डिटेल में भी इतना नहीं जाएंगे, तो हम इंशाल्लाह उसको देखेंगे कि वो मेथड वर्क कैसे करता है। प्रॉब्लम लेंगे, उसके ऊपर अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि वो सोल्यूशन हम उससे कैसे फाइंड कर सकते हैं। और इंशाल्लाह जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि लास्ट में जब हमारे पास लास्ट 1-2 लेक्चर्स रहेंगे तो हम कोशिश करेंगे पूरी कि हम 1-2 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, बहुत थोड़े सोफिस्टिकेटेड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स लेंगे और उनके ऊपर ये जो मेथड्स हम डेवलप करें इनमें से कोई अप्लाई करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ओके, तो आज के लेक्चर को मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ। थोड़ा सा मैं आपके लिए समराइज कर देता हूँ आज हमने क्या किया और फिर इंशाल्लाह हम इसको फिनिश करते हैं। ओके, सो आज के लेक्चर में हमने क्या बात की है, बहुत ज़्यादा बात नहीं की, बहुत कोई टेक्निकल बात ऐसा नहीं थी, बहुत सिंपल बातें की हैं। अगर हमारे पास क्या हो, एक लीनियर प्रोग्रामिंग का प्रॉब्लम हो, तो लीनियर प्रोग्रामिंग के प्रॉब्लम क्या होता है, आपके पास एक लीनियर इक्वेशन होती है जिसको आपने मैक्सिमाइज या लीनियर फंक्शन होता है जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है, और इसके साथ साथ आपके पास जो कॉन्स्टेंट्स होती हैं वो भी सब के सब लीनियर होनी चाहिए। कॉन्स्टेंट्स इक्वालिटी की हो जाती हैं, लेस देन इक्वल टू की हो सकती हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू की हो सकती हैं, लेकिन आप उन सब कॉन्स्टेंट्स में स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करके या सरप्लस वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करके उनको इक्वालिटी कॉन्स्टेंट्स बना लेते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास बेसिकली लीनियर प्रोग्रामिंग का प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करना है। अब आप क्या करेंगे, 1-2 मेथड हमने देखे। ग्राफिकल मेथड ये कहता है कि आप जो आपके रीजन है, जो आपकी कॉन्स्टेंट से रीजन बन रहा है उसको आप प्लॉट कर लें। कैसे प्लॉट करेंगे, उन कॉन्स्टेंट्स को इक्वालिटी के तौर पे ट्रीट करें। आपके पास 2 वेरिएबल्स होंगे तो एक लाइन आ जाएगी, हर कॉन्स्टेंट के कॉरस्पॉन्डिंग एक लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। उसमें से जो भी उनका रीजन आ रहा है उनका कॉमन रीजन कंसिडर कर लें जो उन सब में कॉमन है। उन सब का कॉमन रीजन जो है, जो सब कॉन्स्टेंट्स को सेटिस्फाई कर रहा है, वो आपका फिजिबल रीजन आ जाएगा। उसके अंदर आपके फिजिबल सॉल्यूशंस आएंगे, ठीक है। तो अब वो फिजिबल सॉल्यूशंस में से आपने वो देखना है जो ऑप्टिमल है। उसके लिए आप क्या करते हैं,
आप जो आपका फंक्शन है उसको प्लॉट करते हैं, ये डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए फंक्शन को प्लॉट करते हैं और वो देखते हैं जो उस रीजन के अंदर वैल्यूज़ आ रही हैं। तो अगर आपके पास आप मैक्सिमाइज कर रहे हैं फंक्शन को, तो आप ये देखते हैं कि उस रीजन के अंदर उस फंक्शन की जो लाइन है लत से बन रही है, वो कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर, या कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर वो फंक्शन की वैल्यू उस रीजन में भी है और ओरिजिन से सबसे फारदेस्ट अवे है, रीजन से सबसे ज़्यादा दूर है। तो वो पॉइंट बेसिकली आपके पास मैक्सिमम पॉइंट होगा। और अगर आप मिनिमम फाइंड कर रहे हैं तो बेसिकली आपने ये देखना है कि ओरिजिन के सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट कौन सा है। तो अगर आपका क्लोज रीजन है और लेस देन इक्वल टू की कॉन्स्टेंट्स हैं तो वो यूजुअली आपका ओरिजिन आता है, ठीक है। तो इस तरह आप ग्राफिकल मेथड करते हैं। फिर आपने नेक्स्ट का कॉर्नर पॉइंट मेथड ये है कि आपका अगर एक्सट्रीमा एग्जिस्ट करता है सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स और आपके पास क्लोज रीजन है, तो वो उस रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स के ऊपर एग्जिस्ट करेगा। तो आप क्या करें, उस जो रीजन आपने प्लॉट किया उसके कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड कर लें। कॉर्नर पॉइंट्स अगर आपको मिल गए उसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू को इवैल्यूएट कर लें। फंक्शन की वैल्यू को इवैल्यूएट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपको ये पता चल जाएगा कि आप कौन सी उनमें से मैक्सिमम वैल्यू है, कौन सी मिनिमम वैल्यू है। तो इससे आपको मैक्सिमम मिनिमम फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये ग्राफिकल मेथड है और कॉर्नर पॉइंट मेथड है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम सिम्प्लेक्स मेथड की बात करेंगे, उसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएंगे इंशाल्लाह, उसकी एग्जांपल सॉल्व करेंगे और वही हमारा कोर मेन मेथड है जिससे हम लीनियर प्रोग्रामिंग के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है। होपफुली आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसी तरह की मज़ीद चीज़ों को टेकअप करेंगे और लीनियर प्रोग्रामिंग को नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में इंशाल्लाह हम कंप्लीट कर देंगे और फिर इंशाल्लाह नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग की भी बात करेंगे। Thank you very much for your time and attention, and hopefully I'll see you again in the next lecture. Thank you very much.